भारत में जितने भी मूवमेंट होंगे वहाँ से आप यूपीएससी का पेपर पिछले 5 सालों का उठा लीजिए, बीपीएससी का पेपर उठा लीजिए, सीजीपीएससी, जेपीएससी या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के पेपर उठा लीजिए, 100% एक या दो क्वेश्चंस इस क्षेत्र से आते ही आते हैं। बस सवाल ये रहता है कि स्टैंडर्ड और सवाल में फर्क ये रहता है कि यूपीएससी की जो क्वेश्चंस रहती है कॉन्सेप्ट बेस्ड और अप्लाइड क्वेश्चंस रहती है, उसी के पैटर्न पर अभी यूपीपीसीएस भी हो चुकी है और बीपीएससी भी उसी के पैटर्न पर चल रही है। स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं तो इतना मान लीजिए कि आपका 4 नंबर बाहर जा रहा है और आप बॉर्डर लाइन में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करें और इस टॉपिक को फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें देखना है आगे। रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में हम देखते हैं रिलीजियस मूवमेंट में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, सिख रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, फारसी रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे। जब ये सामाजिक सुधार आंदोलन जब हो जाएगा तो इसके बाद हम लोअर कास्ट मूवमेंट देखते हैं कि कुछ समय जाति व्यवस्था भारत पर चरम स्पर्श पर है, छुआछूत की व्यवस्था है, तो उसमें हम नॉर्थ इंडिया का मूवमेंट देखेंगे, लोअर कास्ट मूवमेंट, साउथ इंडिया का लोअर कास्ट मूवमेंट देखेंगे। इसके अलावा हम ट्राइब मूवमेंट देखते हैं, कृषि मूवमेंट देखते हैं, श्रम आंदोलन मूवमेंट देखते हैं और महिला सुधार आंदोलन देखते हैं। तो एक एक करके आंदोलन की ओर हम रुख करते हैं और बहुत बारीकी से हम इसकी समझने की हम कोशिश करते हैं और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझा पाऊं। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स है, भले ही और रेलवे एसएससी का ही क्यों ना हो। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत आंदोलनों के रूप में हुई, क्योंकि भारत में समाज धर्म के अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक में हम देखेंगे भारत में समाज धर्म से अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखी गई, क्योंकि भारत में जो है समाज धर्म से अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है और धार्मिक सुधार के द्वारा ही सुधार संभव था। तत्कालीन परिस्थिति में। तत्कालीन परिस्थिति की अगर आज की यह बात करें तो ही, क्योंकि धर्म के नाम पर हमेशा एक हो जाते हैं। भारत में तो कास्ट के नाम पर आज भी 21वीं सदी में भी आज भी हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। तो इन सुधार आंदोलनों को दो आधारों के संदर्भ में देखा जा सकता है। दो आधारों या दो संदर्भों में देखा जा सकता है।
पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। मतलब धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हम देखते हैं हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट और पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर, यहां पर ही हम पाश्चात्यवादी, पुनरुत्थानवादी, पाश्चात्यवादी, पुनरुत्थानवादी और यथास्थितिवादी आंदोलन। यथास्थितिवादी धर्म विशेष से जुड़े आंदोलन इन तीनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। जो धर्म विशेष के आंदोलन होते हैं, धर्म विशेष के आंदोलन इन तीनों श्रेणी में नहीं आता है। पाश्चात्यवादी, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी, तो ये सब क्या है एक एक करके हम देखते हैं। पाश्चातीकरण, पाश्चातीकरण पाश्चातीकरण क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुधारवादी आंदोलन वह है जो भारतीय समाज को जड़ मानकर चलते हैं। सुधारवादी आंदोलन वह है, सुधारवादी आंदोलन वह है जो भारतीय समाज को जड़ मानकर चलते हैं और वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, और वह परिवर्तन को और वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, स्वीकार नहीं करती, क्योंकि पाश्चात्यवादी से संबंधित है। अतः भारतीय समाज को सुधारने के लिए पश्चिम के आधुनिक मूल्यों पर आयात करना होगा, ये उनका कहना है। वेस्टर्न एजुकेशन अपनाना पड़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा। अतः वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा भारतीय समाज को सुधारा जा सकता है और उसे स्वतंत्रता और स्वतंत्र समाज, बंधुत्व, न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों से परिचित करवाया जा सकता है। क्या ये वाकई में तार्किक है? क्या हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में, गीता में, चरक संहिता, अरक संहिता, जितने भी संहिता है, जितने भी वेद है, क्या उनमें हमारी शिक्षा के मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है?
क्या अंग्रेज आए तभी हम अपनी शिक्षा को देखें, अपनी शिक्षा के मूल्यों को पहुंच सके? आज उन्हीं का देन है, लॉर्ड मैकाले का, कि इतने लगभग 8 दशक आजादी के हो चुके और आजादी के बाद वे अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। अभी जो न्यू जिन जी जो आ रही है अपने मूल्यों को, अपने कल्चर संस्कार को खत्म करते जा रहे हैं। ये पाश्चात्य शिक्षा जो देना चाहते थे दे चुके हैं। इसी संदर्भ में हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में हेनरी विजन डेजियो, एक अंग्रेज इंसान, नेक इंसान भी होते हैं कहीं कहीं, उनका यंग बंगाल आंदोलन वेस्टर्न पर ही आधारित था। हेनरी विवियन डेरिजियो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, हेनरी डेरिजियो, HVD। इनका एक मूवमेंट है यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। प्रोफेसर थे, वेस्टर्न पर ही आधारित है, ये मूवमेंट वेस्टर्न पर ही आधारित है। इसका पुनरुत्थानवादी को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पुनरुत्थानवादी का मतलब है भारतीय समाज जड़ नहीं है। ये क्या बोलते हैं पुनरुत्थानवादी? भारतीय समाज जड़ नहीं है। जो भी बुराइयां आई है मध्यकाल की देन है। जो भी बुराइयां आई ये मध्यकाल की देन है। अतः समाज को सुधारने के लिए हमें पश्चिम की ओर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैदिक युग की शिक्षा को जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वेद, पुराण, आर्थिक ग्रंथ जो सिखों के हैं, उनमें वेस्टर्न मॉडर्न वैल्यू पहले से ही विराजमान है। और इसलिए पुनरुत्थानवादी बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो और पुराणों की ओर लौटने की शिक्षा देते हैं। इनका क्या कहना है? वेदों की ओर लौटो, पुराणों की ओर लौटो। ऐसा जितने बुराइयां मध्यकाल की देन है, बाहर से है, भारतीय के लिए। वेदों की ओर लौटो, पुराणों की ओर लौटने की शिक्षा देते हैं। और इसी में हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी का। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में आर्य समाज आज विश्व प्रसिद्ध है। आर्य समाज, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये सब में बात करते हैं। और जो तीसरा संप्रदाय है उसको भी हम समझते हैं। तीसरा संप्रदाय है यथास्थितिवादी। यथास्थिति यानी स्टेटस को ओरिएंटेड मूवमेंट। इनका मानना है कि यथास्थितिवादी
उन्हें कहते हैं जो यह मानते हैं कि समाज सुधारों को आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे, अतः सुधार स्वयं प्रेरित होना चाहिए। मतलब रिफॉर्म जो मेरे अंदर है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी सोसाइटी सुधर सकती है। और उन्हें कानूनों से थोपा नहीं जाना चाहिए। सामाजिक सुधार करेंगे या धार्मिक सुधार करेंगे तो उनको सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, जबरदस्ती समाज से नहीं थोपा जाना चाहिए, कानून बना के नहीं थोपा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजा करना चाहता है तो पूजा करने दे, यदि कोई यज्ञ करना चाहता है तो करने दे, कोई यज्ञ बलि करवाना चाहता है तो करने दे, धर्म कांडों से जुड़ना चाहता है तो उन्हें जुड़ने दे, ऐसा उन्हें करने से ना रोकिए और उन्हें स्वयं कुरीतियों के दुष्प्रभाव को समझने दे। जब वो स्वयं के दुष्प्रभाव को समझेंगे, कुरीतियों को समझेंगे तो सेल्फ मोटिवेटेड खुद होंगे और ऐसा करने से सुधार परमानेंट होगी, ना कि टेम्पररी होगी। इसी के तरह एक मूवमेंट चला भारत में जो है राधा कांत देव की धर्म सभा। राधा कांत देव की धर्म सभा, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1830। तो हमने अभी तक देखा जैसे ब्रह्म समाज का कॉन्सेप्ट क्या है? पाश्चात्यकरण है, पुनरुत्थानवादी है। तो पाश्चात्यकरण का भी कॉन्सेप्ट दिखेगा और पुनरुत्थानवादी का भी दिखेगा, जो आगे हम देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसमें भी हम देखेंगे पुनरुत्थानवादी प्लस यथास्थितिवादी, मतलब सोच दिख रही है, पुनरुत्थानवादी प्लस यथास्थितिवादी। और एक एक करके हम देखेंगे इस आंदोलन को। रामकृष्ण मिशन, पाश्चात्यकरण, पुनरुत्थानवादी प्लस यथास्थितिवादी, तीनों कॉन्सेप्ट दिखेगी। पाश्चात्यकरण प्लस पुनरुत्थानवादी प्लस यथास्थितिवादी, तीनों का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। और इनके जो है, इनका नाम बहुत फेमस है, विवेकानंद, जिनके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। भौतिकवाद प्लस अध्यात्मकवाद, भौतिकवाद प्लस अध्यात्मवाद से जुड़े हैं। अध्यात्मवाद से जुड़ना चाहिए, विवेकानंद का कहना है, जुड़ना चाहिए। तो अब हम सारे डिटेल्स देखते हैं। ये तो हम तीनों का देखें कि कौन कौन सी विचारधारा पर आधारित है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें हम पहला देखेंगे ब्रह्म समाज। इसमें पहला क्या आएगा? ब्रह्म समाज। बात होती है 1828 की। संस्थापक यानी फाउंडर है इसके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
पाश्चात्यकरण पुलर पुनरुत्थानवादी दोनों का समर्थक है। पाश्चात्यकरण पुनरुत्थानवादी दोनों का समर्थक। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में जुड़े। इस समाज से 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े। देवेंद्रनाथ टैगोर वही है किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताश्री। जो इससे पहले डीएन टैगोर जुड़े। इससे पहले मतलब इससे पहले जुड़ने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर डीएन टैगोर क्या चलाते थे? तत्वबोधिनी सभा चलाते थे। तत्वबोधिनी सभा चलाते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को लाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसी में 1857 में केशव चंद्र सेन को लाया। समझिएगा। और केसी सेन के प्रयास से ही और इसी के प्रयास से ही केसी सेन के प्रयास से ही ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बंगाल के बाहर गई। ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बंगाल के बाहर आई। बंगाल के बाहर प्रसारित किया, मतलब पूरे भारत में। प्रसारित किया। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी, इसके बाद धीरे धीरे इसका डिवीजन भी होगा। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। पहला विभाजन किस रीजन से होगा? रीजन भी देख लेते हैं। आंग्ल पाश्चात्य विवाद। आंग्ल पाश्चात्य विवाद। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास रही, और जो इसका दूसरा नाम हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसको किसने चलाया? केसी सेन। देखिए, पहला डिवीजन जब इसका विभाजन हुआ ब्रह्म समाज का, कारण क्या था? आंग्ल पाश्चात्य विवाद था, मतलब एंग्लो विवाद को जबरदस्ती थोप, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट पे चलती थी, पाश्चात्यवादी और पुनरुत्थानवादी। लेकिन इनका कहना था कि हम पुनरुत्थानवादी हो गया, हमें सब नहीं जाएंगे। तो विवाद होता है। विवाद होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आधे ब्रह्म समाज को चलाते हैं और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन चलाते हैं। सेकेंड डिवीजन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। सेकेंड डिवीजन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। इसका कारण क्या था? इसमें ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया जो था दो भागों में डिवाइडेड हो गया। ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया they are divided into two parts.
They are divided into जब आप तोड़ोगे तो एक ना एक दिन टूटोगे, इसीलिए गड्ढा कभी नहीं खोदना चाहिए। पहला बना चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंशन, पहला था। पहला क्या था? चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंशन। इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन है इसमें, केसी से। साधारण ब्रह्म समाज दूसरा है, साधारण ब्रह्म समाज। जो भी इंसान अपने मूलभूत विचारधारा से हटेगा, आज नहीं तो कल उसका विभाजन होना पड़ता है। साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस, नाम याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस, शिवलाल शास्त्री, शिवलाल शास्त्री से जुड़े हुए थे। रीजन क्या था? केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी पुत्री का विवाह, केसी सेन के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह माइनर एज में कुछ बिहार के राजा से कर दी गई। माइनर एज में कुछ बिहार के राजा से कर दिया गया। अरे आज की बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि सरकारी नौकरी है तो भैया 18 साल की लड़की भी मिल जाएगी। अगर कलेक्टर एसपी हो तो फिर लड़कियों की उम्र नहीं देखी जाती, लड़कों पे 50 साल तक की। अगर वो ईमानदारी से अगर कमाई हो तो फिर लड़की मिलना भी मुश्किल है 21वीं सदी में। तो उस समय तत्कालीन परिस्थिति में भी यही हो रहा है। कारण क्या था? केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह कम उम्र में, नाबालिग की उम्र में, एक ने बड़े राजा के घर में कर दी जिनकी उम्र दोगुना थी। और इसी से दिखा हुआ ब्रह्म समाज की उपलब्धियों में कुछ प्रमुख है, वो भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की उपलब्धि देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की कुछ उपलब्धियां, एंटी सती लॉ 1829, सती प्रथा, एंटी सती लॉ 1829, ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872, इसमें क्या था? ब्रह्म विवाह अधिनियम एक्ट क्या था? अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और धार्मिक कर्मकांडों को, स्त्री शिक्षा और धार्मिक कर्मकांडों को धार्मिक कर्मकांडों
के संदर्भ में काम किया, धार्मिक कर्मकांडों के संदर्भ में काम किया। ये कुछ इसके प्रमुख है। अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। राजा राम मोहन राय के बारे में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजा राम मोहन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनियस पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री। जितनी बोलो उतनी कम है। भारत का फर्स्ट सामाजिक धर्म सुधारक, भारत का पहला सामाजिक धर्म सुधारक, धर्म सुधारक, फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया मतलब आधुनिक भारत के पितामह। पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता लिख ही चुका हूं, आधुनिक भारत का पिता। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा बनाई, 1815 में आत्मीय सभा बनाई। इनके सब अचीवमेंट है राजा राम मोहन राय का। 1817 में डेविड हैरिस के साथ, डेविड हैरिस के साथ, डेविड हेयर के साथ कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना। फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट थी 1815 वाली जो आत्मीय सभा थी, फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट। याद रखिएगा इंडिया में। रिस्पेक्ट ऑफ जीसस 1820 में, रिस्पेक्ट ऑफ जीसस, जीसस नाम की एक बुक है लिखी इन्होंने। किसने? राजा राम मोहन राय, जो न्यू टेस्टामेंट पर था, जो ईसाई धर्म ग्रंथ पर था, ईसाई धर्म ग्रंथ पर आधारित। अठारह सौ 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना कहां? कोलकाता में। कोलकाता में। राजा राम मोहन राय ने अखबारों का भी प्रकाशन किया। इन्होंने अखबारों का भी प्रकाशन किया, अखबारों का भी प्रकाशन किया। कौन से अखबार थे देख लेते हैं। संवाद कौमुदी,
संवाद कौमुद्री, ये बंगाली में था। दूसरा मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार फारसी में लिखा जाता था। फारसी में इनके द्वारा एक आर्टिकल भी लिखा गया था। आर्टिकल्स, और उस आर्टिकल का क्या नाम है? फुतुहात उल मुहावुद्दीन। फुतुहात उल मुबा उर्दू नाम है। वह ये कब लिखा गया था? 1803 फारसी में प्रकाशित हुई थी। 1803 फारसी में प्रकाशित। इनकी एक बुक, फर्स्ट बुक है गिफ्ट ऑफ मोनेस्टिस्ट बुक। फर्स्ट बुक गिफ्ट ऑफ मोनेस्टिस्ट। इसका तात्पर्य हुआ एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। ये जो आज की क्लास मैंने लिया है, यहां से यूपीएससी के एग्जाम्स या कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आएंगे। 100%।